नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आईटी विभाग ने फर्जी डिडक्शंस, क्लेम और रिफंड पर शिकंजा कसा है और इसके तहत कई जगहों पर छापेमारी की गई है, खास तौर पर उन लोगों के खिलाफ जो रिटर्न भरते समय गलत तरीके से टैक्स में एग्जेम्पशंस और डिडक्शन का दावा कर रहे थे। तो मतलब सीधे तौर पर फर्जी तरीके से टैक्स बचाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये तो एक मामला है जो कि चल रहा है, लेकिन क्योंकि आईटीआर भरने का टाइम अभी चल रहा है, इस बार डेडलाइन बढ़ा दी गई है। तो अगर अभी तक आपने आईटीआर नहीं भरा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और ये जानना चाहिए कि गलत रिटर्न भरा तो क्या होगा, गलत रिटर्न भरने से कैसे बचें, रिटर्न में गलत जानकारी देने के नुकसान कितने हैं, रिटर्न भरने पर नोटिस कब आ सकता है और साथ ही रिटर्न भरने के आसान तरीके भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे करते हैं शो की शुरुआत। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और भंवर बुराना हमारे साथ हैं। सुनील जी और भंवर, बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों का आज मनी गुरु में हमारे साथ शामिल होने के लिए। हर बार कुछ ना कुछ खबर डेफिनेटली आती रहती है कि गलत टैक्स भरा या रिटर्न क्लेम किया तो नोटिस आ गया, लेकिन इस बार कुछ मामला बड़ा नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आईटी विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है, कहा जा रहा है कि मिली भगत कुछ सीएज और कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि मदद कर रहे थे इस तरीके का फर्जी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस या रिटर्न देने में, ये एक कोई बड़ा रैकेट सामने आया है। पर इसमें हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है, और अगर आप भी ऐसे किसी जाल में फंस गए हैं या आप ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं तो इससे बचे कैसे। सुनील जी जरा पहले समझाइए, ये फेक क्लेम का डर्टी गेम किस तरीके से चल रहा है जिस पर आईटी विभाग ने कार्रवाई की है। देखिए स्वाति, जब नए रिजीम को लागू करने की बात चल रही थी तो सरकार के पास में इंटरनल रिपोर्ट्स जो आती थी वो ये कहते थे कि आजकल बहुत बड़ा गेम है, बहुत डर्टी गेम है, एक्सेस रिफंड्स क्लेम कर लिए जाते हैं। इवन सैलरीड एम्प्लॉइज वो करते क्या थे कि आपको पता होगा, दो डिडक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एटीसी एटीडी, ये तो सभी करते थे 2 लाख रुपए तक की छूट। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी छूट्स ऐसी हैं, डिडक्शंस ऐसी हैं ओल्ड रिजीम में हुआ करती थी जिसको लेके बड़ा फर्जीवाड़ा था। जैसे हाउस रेंट अलाउंस, बहुत फर्जीवाड़ा होता था। लोग फर्जी रसीदें, फर्जी कहीं रहते कहीं थे, रेंट रिसीट कहीं की दिया करते थे। दूसरा था चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, फर्जी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के नाम पे रसीदें कट के एटीजी में छूट क्लेम किया करते थे। और एटीजीजी भी पॉलिटिकल पार्टी, आपको पता है हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लगने को तो 20, 25, 30, 50 नजर आती हैं, पर 2,500 से ज्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां, 2,500, 2,500 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको, जो पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। और उसमें बहुत सारी नॉन एग्जिस्टेंट हैं। वो केवल धारा 80 में आपको पता होगा 100% छूट मिलती है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने में। तो ऐसे भी लोग थे जो यही काम करवाया करते थे। तो इसमें 2 पार्ट थे स्वाति। नंबर 1 पार्ट, कुछ एम्प्लॉइज जो खुद ही डिडक्शंस गलत क्लेम किया करते थे। हाउस रेंट अलाउंस की कर ली उन्होंने, मान लीजिए मेडी क्लेम नहीं भरा, उसकी डिडक्शन क्लेम कर ली। एटीसी, क्योंकि पेपरलेस है रिटर्न, पेपर जाते नहीं है तो कोई देखता भी नहीं है, कोई क्रॉस वेरीफाई भी नहीं करता, और स्क्रूटनी केवल 1 या 2% रिटर्न्स की होती है, उसकी छूट क्लेम कर ली है। लोगों ने तो एटीडीडीबी, गंभीर बीमारी जिसमें एक सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर का, उसकी छूट क्लेम कर ली। एटीयू, अगर आप अगर दिव्यांग हैं, उसकी छूट क्लेम कर ली। लेकिन जो रैकेट मेनली सामने आया है, वो रैकेट आया 3 तरह का। जो लोगों को फर्जी रेंट रसीद दिलवा रहे थे एचआरए के लिए, या जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने बना रखे थे उसमें आपको चेक लेके कैश वापस कर रहे थे, या पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन। और बहुत बड़ी रेड सरकार ने की है। और अब तक जो आंकड़ा आ रहा है, 40,000 लोगों ने, जिसमें कोई 1,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स अमाउंट है, उसकी अपनी गलती मान ली है। पर मुझे लगता है कि रैकेट है, ये 10,000 करोड़ से ऊपर जाएगा और लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी, तो ये जो फेक क्लेम का डर्टी गेम चल रहा था और चल रहा है या चल भी रहा होगा, इस पर हमने समझा सुनील जी से हो क्या रहा है। पर भंवर, ऐसा तो पहली बार नहीं है जब कुछ ऐसे लोग जिनका इंटेंशन सही नहीं है, इल इंटेंशन है, वो फर्जी जो डिडक्शंस हैं या क्लेम दिखा रहे हैं या फिर रिफंड में कुछ ना कुछ धांधली चल रही है, ऐसे लोगों पर तो आईटी विभाग की नज़र रहती ही है। इस बार क्या अलग हुआ है? सुनील जी ने तो बताया बहुत विस्तार से कि ये देखिए ये सब चल रहा था जिस पर आईटी विभाग
ने शिकंजा कसा है, लेकिन कितना अलग है ये इस बार पिछले बार से ज़्यादा, जिस पर बहुत ज़्यादा कड़ी निगरानी रखी जा रही है? और क्या इसलिए भी क्योंकि इस बार आईटी फॉर्म्स में भी कुछ बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा डेडलाइन भी आगे बढ़ी है, तो ये जो फर्जीवाड़ा है वो कितना ज़्यादा गंभीर है इस बार का? यस स्वाति, जैसा कि पहले क्या होता था कि आईटी रिटर्न में उतनी स्ट्रांग रिपोर्टिंग नहीं होती थी, तो इस बार के जो रिटर्न उन्होंने आईटीआर जो डिक्लेयर किए हैं उसमें एक तो हर चीज से रिलेटेड रिपोर्टिंग है। छोटे से छोटा अगर एटीसी में आप डिडक्शन ले रहे हो तो वहां पे भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर आप डिडक्शन ले रहे हो तो वहां पे भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एंड अभी कुछ सालों से आप देखते हैं कि इन्होंने प्री फिल्ड कर दिया है। मीन्स आप जैसे किसी भी ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं और वो डोनेशन का अगर आपको एटीजी में डिडक्शन मिलेगा तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, वहां पे प्री फिल्ड रहेगा, आपको डेटा डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि लास्ट के कुछ सालों में डिपार्टमेंट की इस पे नजर थी, जहां पे ये फेक डिडक्शन वाले जो केस आ रहे थे। आपने देखा होगा बहुत बार सैलरी एम्प्लॉय है और सैलरी एम्प्लॉय है वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है, जैसा सुनील जी ने बताया कि 2500 पॉलिटिकल पार्टी है। तो सैलरी एम्प्लॉय है वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है और अल्टीमेटली यहाँ पे कैश और चेक का गेम होता था। और ये जो डर्टी गेम जो चल रहा था उसको रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने बहुत ही सही कदम उठाया है। और इस बार के आईटीआर की जो डेट की अपन बात करेंगे तो जो 31 जुलाई का ड्यू डेट था उस 31 जुलाई के ड्यू डेट को उन्होंने बढ़ा के और 15 सितंबर 2025 कर दिया है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट ने ये ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग की क्यों बढ़ाई है उसके पीछे का उन्होंने रीजन भी दिया था। जब उन्होंने प्रेस रिलीज डिक्लेयर की तो प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया था कि इस बार के रिटर्न में हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जिसमें जैसे कि आपको असेट एंड लाइबिलिटीज का डिटेल देना पड़ता है और असेट एंड लाइबिलिटीज का डिटेल पहले अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की आपकी आय थी, इनकम थी, तभी आपको देना पड़ता था। अब उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया है। तो 1 करोड़ के ऊपर का अगर आपका इनकम है तो आपकी जितनी भी पर्सनल असेट रहेगी उसका डिटेल भी आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ में आप देखोगे कि इन्होंने जो बदलाव किए हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, इस बार एक जो डेट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 23 जुलाई 2024। क्योंकि 23 जुलाई 2024 अगर आपको याद रहेगा तो लास्ट वाला जो बजट आया था इलेक्शन के बाद वाला, उस बजट में कैपिटल गेन को लेके बहुत सारे बदलाव किए गए थे, जिसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कैपिटल गेन है उस पे पहले 10% की रेट से टैक्स लगता था, उसको 12.5% कर दिया था। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उस पे 15% की जगह 20% कर दिया गया था। तो इस बार के आईटीआर में उससे रिलेटेड स्पेसिफिक रिपोर्टिंग मंगाई गई है कि आपका पहले का कैपिटल गेन कितना है, बाद का कैपिटल गेन कितना है, जिससे कि 1,25,000 तक की आपको जो छूट मिलती है वो कैपिटल गेन के ऊपर मिलेगी। और उसके बाद का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर 10% 12.5% से टैक्स लगेगा। उसके साथ साथ में इस बार जो है आईटीआर के फॉर्म आए हैं उसमें एचआरए का जो रिपोर्टिंग होता है, जो डिडक्शन लेते थे, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मांगी है। उसके साथ साथ में इंटरेस्ट का है, एटी डबल ई है, जिसमें आप लोग अगर हाउसिंग लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग है, रिक्वायरमेंट है वो रखी है। तो ये कुछ चेंजेस है जो इस बार के आईटीआर में हुए हैं। बिल्कुल। तो बदलाव भी हुए हैं, डेट भी आगे बढ़ी है, फॉर्म बढ़े हैं और नोटिस भी आ रहे हैं ड्यूरिंग आईटीआर फाइल करने के पीरियड में। तो बहुत कुछ हो रहा है पूरे इस टैक्स के इस वर्ल्ड में। मुझे सुनील जी एक बात बताइए, जब हम यहाँ नोटिस की बात कर रहे हैं, लोग नोटिस के नाम से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि अरे देखिए टैक्स नोटिस आ गया हमारे पास। एक बात बताइए सर, नोटिस आता कब है? एक तो हो गया कि आप जानबूझ के कुछ गलती कर रहे हैं, ये अभी हमने एक बहुत बड़ा एक एक्शन देखा आईटी विभाग का, ये जानबूझकर एक मिलीभगत के तहत ये सब हो रहा था। लेकिन कई बार गलती भी तो हो जाती है, तो ये नोटिस आता कब है? देखिए स्वाति, अभी जैसे भंवर जी बता रहे थे, सरकार ने जो डेट बढ़ाई है उसके पीछे कई मकसद हैं। मकसद एक नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल सरकार कर रही है। और जितनी ज्यादा रिपोर्टिंग होगी उस रिपोर्टिंग को आपसे मैच किया जाता है, आपकी इनकम से, आपके एआईएस से, आपके 26AS से, और आपकी बाकी इंफॉर्मेशन जो सरकार के पास बैंक से, अथॉरिटी से, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से आती है कि आपने गाड़ी परचेज की है, उससे आपकी इनकम को मैच कर रहे हैं। तो अगर कहीं भी आपने गलती की है तो मिसमैचिंग का केस बनता है। दो तरह से नोटिस आता है। एक जो आपने पूछा, मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो गई,
आप बोनाफाइड मिस्टेक कर रहे हैं, आप जानबूझ के गलती नहीं कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन बैड नहीं है, तो सरकार आपको पूरा मौका देती है कि आप उस ओमिशन को दूर कर लीजिए, उस मिस्टेक को दूर कर लीजिए और रिवाइज रिटर्न फाइल कर दीजिए। और 5 महीने का टाइम, 31 दिसंबर तक का टाइम सरकार आपको देती है कि आपसे कोई गलती हो गई है, आपको बाद में पता चला, आप रिटर्न रिवाइज कर दीजिए। 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, कोई पेनल्टी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ सरकार आपसे नहीं लेती है। लेकिन अगर आपने जानबूझ के गलती की, आपने कोई फ्रॉड किया, तो फिर सरकार आपको छोड़ने वाली नहीं है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे डर्टी गेम की, फेक क्लेम वाले की, इसमें सरकार क्या कर रही है, आपको पता होगा, वित्त मंत्री जी के शायद पहले ही बात दिमाग में थी, तो इस बार अपडेटेड रिटर्न को 2 की जगह 4 साल कर दिया था। यानी अब 4 साल तक अपडेटेड रिटर्न आप भर सकते हो। 70% एक्स्ट्रा आप टैक्स और इंटरेस्ट का दे दीजिए, हम आपको पेनल्टी नहीं लगाएंगे। पर आपको पता है 70% जब कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट प्लस टैक्स का, तो 100% जाके बैठ जाता है 4 साल के अंदर। तो एक तो सरकार ने कहा है कि आप खुद, मतलब अगर आपने नॉर्मल मिस्टेक की है, रिवाइज कर लीजिए। आपने जानबूझ के गलती की है, आप 4 साल के बाद भी रेक्टिफाई कर लीजिए। 4 साल के अंदर है 70%, 3 साल के अंदर है 60%, 2 साल के अंदर है 50% टैक्स एक्स्ट्रा दे दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपको नोटिस आया इन सब के बावजूद भी, जिसको हम कहते हैं धारा 148 का जो नोटिस आएगा, और अगर उसमें आपने गलती पकड़ी गई, आपसे ये जानबूझ के मिस रिपोर्टिंग पकड़ी गई, तो फिर समझ लीजिए आपसे टैक्स भी पूरा लिया जाता है, उस पर ब्याज भी पूरा लिया जाता है, और 200% तक पेनल्टी सरकार लगा सकती है। 200% जो आपका टैक्स बनेगा वो पेनल्टी आपको लगा देगी, और प्रोसिक्यूशन के भी चांसेस होते हैं। तो समझ लीजिए बहुत महंगा गेम है। अगर आपसे कोई गलती हुई है, कोई आपने डिडक्शन, कोई फर्जी क्लेम लिया है, तो अभी आपके पास मौका है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हैं, 21-22 असेसमेंट ईयर की, मार्च 2026 तक 70% एक्स्ट्रा दे दीजिए। बिल्कुल। तो ये आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो समझना है कि नोटिस आएगा, कुछ गलती कर दी तो इस वजह से आपको नोटिस आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। पर कौन सी गलतियां हो जाती हैं भंवर, ज़रा ये बताइए अब, क्योंकि अभी तो रिटर्न भर ही रहे हैं लोग, थोड़ा सा रियायत मिली है तो थोड़ा सा रिलैक्स भी होंगे, तो टाइम बहुत है और गलती की गुंजाइश भी कम होती है, थोड़ा फॉर्म में बदलाव भी हुए हैं, तो लाजमी है कि आपको थोड़ा सा और अटेंटिव रहना चाहिए। रिटर्न भरने में किन गलतियों से बचें अभी? तो सबसे पहली चीज तो यह है कि रिटर्न भरते टाइम आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अच्छे से देखना चाहिए। बिकॉज हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनके बैंक में कुछ इनकम आई हुई है, जिसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, या उसके साथ साथ में एफडी का इंटरेस्ट है, उन्होंने कहीं बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो उसका इंटरेस्ट है, या कुछ ऐसी इनकम है जो उनको तो ये लगता है कि नहीं, इनकम है ही नहीं हमारी। बट जब वो बैंक स्टेटमेंट का एनालाइज करते हैं तब पता चलता है कि बहुत सारी इनकम ऐसी है जो रह जाती है कभी कभी। तो सब लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से पूरा जो बैंक स्टेटमेंट है उसको शेयर करिए। उसके साथ साथ में आपको अपना जो एआईएस है, एज वेल एज द फॉर्म 26 एएस है, उसमें इनकम मैच होनी चाहिए। जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मिलेगा, एंड 26 एएस है, उसमें इनकम का मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मिसमैच हुआ तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो नोटिस है वो आ सकता है। उसके साथ साथ आपको अपना आईटीआर सही सेलेक्ट करना रहेगा कि आपको आईटीआर कौन सा फाइल करना है। ये बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि सर कौन सा आईटीआर फाइल करना है, आईटीआर 1 फाइल करे, आईटीआर 2 फाइल करे, आईटीआर 3, 4। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपकी सैलरी की इनकम है, सैलरी में पेंशन की जो इनकम होती है वो भी सैलरी में ही टैक्सेबल होती है। तो अगर आपकी सैलरी की इनकम है, उसके साथ साथ में आपके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, एंड आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है जिसमें बैंक इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, यही इनकम है, और आपकी इनकम है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कैपिटल गेन की इनकम होती है, आपकी क्रिप्टो करेंसी की इनकम है, शेयर मार्केट से वगैरह आपको कोई कैपिटल गेन होता है, तो फिर आपको आईटीआर 2 है वो फाइल करना रहेगा। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 है वो बिजनेस इनकम होने के केस में करना पड़ता है। तो अगर आपका बिजनेस है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो 44AD और 44AD है एंड 44AE करके जो सेक्शन होती है, धाराएं होती है इनकम टैक्स एक्ट में, अगर आप उनका बेनिफिट लेते हैं तो फिर आपको आईटीआर 4 फाइल करना रहेगा। अदरवाइज आपको आईटीआर 3 है वो फाइल करना रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जितने भी आपके पास में क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन है उसको रिपोर्ट करना रहेगा, जितने भी आपके शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन है वो आपको रिपोर्ट करना रहेगा। एंड उसके बाद में बहुत सारे लोग
जो है वो भूल जाते हैं उनकी फॉरेन से इनकम होती है। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो उनकी फॉरेन से इनकम हो रही है वो उसको बताते ही नहीं। एंड अगर फॉरेन की इनकम आपने नहीं बताई, फॉरेन की असेट को आपने नहीं बताया, तो आप पे ब्लैक मनी एक्ट भी लग सकता है। एक ब्लैक मनी एक्ट 2015 करके है, वो आप पे लग सकता है अगर आपने फॉरेन की असेट या इनकम को आपने छुपाया तो। उसके साथ साथ में आपको टैक्स स्कीम कौन सा लेना है वो आपको बढ़िया से सेलेक्ट करना है। आपको एनालाइज करना है कि आपके लिए ओल्ड टैक्सेशन रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है या न्यू टैक्सेशन रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है, और उसको देखते हुए जो भी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इन कुछ चीजों का, कुछ बातों का आपको ध्यान देना चाहिए रिटर्न फाइल करते टाइम। बिल्कुल, तो कुछ बड़ी बातें लेकिन बहुत ही ज़रूरी बातें आपके लिए है जो कि आपको आईटीआर भरते टाइम ध्यान में रखनी है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी ज़रा रिटर्न फाइलिंग से जुड़ी कुछ और हम मुश्किलें हैं उनको आसान कराएंगे अपने दोनों एक्सपर्ट्स के जरिए। आप बने रहिए हमारे साथ। तो रिटर्न फाइलिंग आपके लिए आज हम कर रहे हैं आसान। हमारे साथ दो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, सुनील गर्ग और भवन बुराना। उनसे समझ रहे हैं कैसे आसान तरीके से आप इस बार अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सुनील जी, जरा एक बात बताइए, क्योंकि अब ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन है टैक्स पेयर्स के पास, तो जब हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं क्या उस दौरान टैक्स रिजीम में बदलाव संभव है, और अगर है तो? बिल्कुल बिल्कुल संभव है। आपको आपको पता होगा कि अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, यानी आप सैलरी एम्प्लॉई है, अदर सोर्स इनकम आपकी है, तो हर साल आप अपना रिजीम चेंज कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि अब नया टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट है, आपको ओल्ड चुनना होता है। हाँ, अगर आप सैलरी एम्प्लॉई है तो आपको खाली टिक लगाना है। अगर आप बिजनेस वाले हैं यानी सैलरी एम्प्लॉय नहीं है, तो फिर आपको एक फॉर्म 10IEA भरना होता है, और वो विद द रिटर्न ऑफ इनकम भरना होता है ड्यू डेट से पहले। अगर आपने 10IEA नहीं भरा तो आपको ये मान लिया जाएगी कि आज आई बाई डिफॉल्ट जो है वो आप नए रिजीम में हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए आप सैलरी एम्प्लॉई है, आपने अपना टैक्स तो कटवाया नए रिजीम के हिसाब से, टीडीएस तो कटा नए रिजीम के हिसाब से। अब आपको जब रिटर्न भरने का नंबर आया तो आपको लगा नहीं नहीं, मुझे ओल्ड रिजीम में फायदा है, क्योंकि मेरी डिडक्शंस है, मेरा हाउसिंग लोन है और मेरा और बहुत सारी डिडक्शंस हैं। तब भी आपको सरकार ने सुविधा दी है कि आप रिटर्न भरते वक्त आप उसको चेंज कर सकते हैं। यानी आपको नया ओल्ड रिजीम अच्छा लगता है तो आप ओल्ड रिजीम को सिलेक्ट कर लीजिए। पर एक गलती कभी ना करना, लोग क्या करते हैं कि उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं या फॉर्म 10IEA भरना भूल जाते हैं, नहीं भरते हैं, तो फिर ये माना जाएगा कि आपके पास में नए रिजीम का ये ऑप्शन है। और आपने अगर फॉर्म 10IEA नहीं भरा तो उसके लिए कोई माफी नहीं है कि आप ड्यू डेट के बाद भर देंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है जी। अगर वो ट्रेन छूट गई तो फिर वो छूट गई, रिवाइज रिटर्न में आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपको टैक्स रिजीम बदलना ही है आईटीआर फाइल करते टाइम, तो एक टाइम लिमिट है जिसके तहत आप इसको कर सकते हैं। मुझे भंवर एक बात बताइए, कई सारे जो लोग हैं वो गिग वर्कर्स हैं या फिर फ्रीलांसर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ऐसे लोगों की तादाद भी काफ़ी अच्छी खासी है। इनके लिए कौन सा फॉर्म है जो सही है? ये टैक्स फाइल कैसे, ये रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, स्वाति, जो भी फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, गिग वर्कर्स है, उनकी जो इनकम है वो बिजनेस हेड में आती है। और जब बिजनेस हेड में आती है तो उनके लिए ITR 3 या ITR 4 है वो फाइल करना रहता है। ITR 4 जो है वो उन लोगों के लिए होता है जो प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं। और अगर मैं प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूं, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप कोई प्रोफेशनल है और आपकी ग्रॉस रिसिट पूरे साल की मिला के 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप अपनी ग्रॉस रिसिट का 50% है वो आप बिजनेस का प्रॉफिट बता दीजिए, और आप अपना ITR है वो ITR 4 भर दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि ये 50 लाख का लिमिट है, ये आपका 75 लाख का हो जाएगा अगर आपकी ग्रॉस रिसिट है वो आपके बैंकिंग चैनल से है। मीन्स उसमें जो कैश का रिसिट है वो अप टू 5% है, तो वहां पे आप 75% तक की ग्रॉस रिसिट तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और उसका 50% है वो आप अपना बिजनेस का इनकम बताइए और आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो कि प्रोफेशनल है, जैसे फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं प्रोफेशनल वगैरह, तो उनके लिए ये सेक्शन 44 ADA का बेनिफिट ले सकते हैं।
44AD करके एक और प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन की सेक्शन होती है जो बिजनेसेस के केस में लगती है। और बिजनेसेस के केस में अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीज है तो उस 2 करोड़ रुपीज के टर्नओवर पे आपको 8% या फिर 6% है वो आपके बिजनेस का इनकम बताना है। नॉर्मली 8% बताना रहता है, बट आपका जो कैश रिसिट है पूरे साल का मिला के जो कैश रिसिट है, वो कैश रिसिट आपका जो है वो कैश का टर्नओवर विद इन द 5% है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो है वो 6% है, वो सॉरी आपका जो कैश रिसिट नहीं है, मतलब आपका बैंकिंग चैनल से जो टर्नओवर है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 6% है वो बिजनेस का इनकम बताना पड़ेगा। बट यहाँ पे भी 2 करोड़ का लिमिट है, वो 3 करोड़ हो जाएगा अगर आपका कैश का रिसिट है वो विद इन द लिमिट ऑफ द 5% है। तो यहाँ पे जब आप ये प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं तो आपको ITR 4 फाइल करना रहेगा, और अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते तो आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी ये गिग वर्कर्स है एज वेल एज द फ्रीलांसिंग प्रोफेशनल है या यूट्यूबर है, आजकल यूट्यूबर वगैरह जो है, तो ये जो इनकम आपकी होती है ये बिजनेस की इनकम होती है, और बिजनेस की इनकम के केस में आपको ITR 3 या 4 है वो फाइल करना रहेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात की प्रिजेम्पटिव टैक्स स्कीम की। मुझे सुनील जी ज़रा प्लीज़ एक बात बताइए, थोड़ा समझना ज़रूरी है कि अभी अब जो लोग अपना ITR भर रहे हैं उनको तैयारी कैसे करनी है, कि क्या क्या चीज़ें देखनी है, कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो इन हैंडी रखें, जिसके बाद एक बिल्कुल करेक्ट और सही ITR भरा जा सकता है। बिल्कुल स्वाति, पर एक मैं बात ऐड करना चाहूंगा भंवर जी की बात में। जो प्रिजेम्पटिव टैक्स की जो स्कीम है उसमें बहुत लोग जो हम प्रैक्टिकल देखते हैं, पहली बात तो 44AD जो 50% की स्कीम है वो स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए है, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशंस में दे रखे हैं, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, उसके अलावा उनके लिए नहीं है। तो आपको उसका बेनिफिट तभी मिलेगा अगर उसमें फॉल करते हैं। और दूसरा लोग गलती क्या करते हैं कि आपको 50% की सरकार ने बेनिफिट तो दिया है, लेकिन उसमें लिखा है कि 50% या उससे ज्यादा। अगर आपकी मान लीजिए 50 लाख रुपए की इनकम है और आपने एक पैसा भी खर्चा नहीं किया या 5 लाख खर्चा किया और अकाउंट में 45 लाख बचा हुआ है, तो फिर आपकी इनकम 45 लाख होगी, 25 लाख नहीं होगी। लोग गलती करते हैं, 50% सीधा डिडक्शन क्लेम करते हैं, वो डिडक्शन नहीं है। वो आपको सरकार ने ये कहा है कि आप खर्चा कर दीजिए, हम आपसे हिसाब नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा। एक बात तो ये। जहां तक सवाल है ITR बनने की, तो भंवर जी ने बड़ा डिटेल से समझाया था, लेकिन मैं जो बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं आज की डेट में, करते क्या है कि वो अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच ही नहीं करते हैं। आपकी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और आजकल जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आपकी EMI जा रही हैं, आपके डेबिट कार्ड की पेमेंट्स हो रही है, आप UPI से पेमेंट कर रहे हैं, और आपकी रिटर्न आप भरते हैं 10 लाख रुपए की, आप विदेश घूमने जाते हैं और आप वहां पे 20 लाख रुपए खर्च करके आते हैं। अगर आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर मैच नहीं कर रहा है तो फिर आपके लिए दिक्कत, ये सबब बन सकता है, आपको परेशानी हो सकती है, आपको नोटिस हो सकता है। तो एक तो ये ध्यान रखिए, जब भी आपको रिटर्न भरनी है आप अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट को चेक कीजिए। लोग जनरली पैसिव इनकम को भूल जाते हैं, कोई डिविडेंड से इनकम आई या कोई ब्याज की इनकम आई है, क्या बैंक में FDR है उस पर इंटरेस्ट एक्रू हो गया, लोग समझते हैं कि हमें उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको बतानी पड़ेगी। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो आपका AIS है उसको आप ध्यान से देखिए, उसमें बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं। वहां खाली इनकम ही नहीं है, आपने कोई बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की है उसकी भी रिपोर्टिंग है। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी है 20 लाख रुपए की, उसकी रिपोर्टिंग भी है, क्योंकि आपका 1% TCS कटा हुआ है। पर आपसे सरकार ये भी पूछ सकती है कि आपने 20 लाख की जो कार खरीदी है इसके लिए पैसा कहां से आया आपको। अगर आपने बैंक में मान लीजिए कैश जमा करवा के डीलर को पेमेंट कर दी है और आपके पास उस 20 लाख का कोई सोर्स ही नहीं है, तो फिर ये ध्यान रखिए कि आपकी वो टैक्स का जो रेट होगा वो 78% हो जाता है, क्योंकि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक गलती लोग करते हैं प्रॉपर्टी की सेल परचेज में, जनरली हमने देखा है, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज की, आप एडवांस दे लेते हैं, आप एग्रीमेंट पर एडवांस दे लेते हैं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। आपको पता होगा कि 20,000 रुपए से ज्यादा एडवांस लेना कैश में, वो पूरा एक पेनल्टी है 269 SS, उसको अट्रैक्ट करता है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि मेरे को इनकम प्रॉपर दिखानी है, AIS से चेक करनी है, 26AS से चेक करनी है कि कहां मेरा TDS कटा, तो कॉरस्पॉन्डिंग इनकम भी दिखा दूं। एक बात,
आपने इनकम और आउटगो यानी इनफ्लो और आउटफ्लो को भी मैच करना है कि जितनी मेरी ईएमआई, डेबिट कार्ड की पेमेंट, बच्चों की फीस, बिजली का बिल जा रहा है, वो मेरी इनकम से मैच करना चाहिए। एक स्टेटमेंट बना लीजिए अपने पास। अगर आपने कोई कैश की ट्रांजेक्शन किए हैं तो उसका सोर्स आपके पास में होना बड़ा जरूरी है। लोग बैंक में कैश जमा करवा देते हैं और उसका सोर्स नहीं होता है। अगर सोर्स नहीं है तो सारा अनएक्सप्लेन्ड माना जाता है और उस पर टैक्स रेट फिर 78% हो जाता है। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बैंक की ट्रांजेक्शन करते हैं, अपने रिलेटिव से चेक ले लेंगे, किसी को दे देंगे। इन गलतियों से आपको बचना चाहिए। अगर आपने कोई चेक की ट्रांजेक्शन की है तो उसका बिल्कुल। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, कहां से पैसा आया और कहां पैसा गया। तो ये कुछ ऐसी ज़रूरी बातें, गलतियां हैं जिसको आपको अवॉइड करना है। हम हर साल इस पर चर्चा भी करते हैं, पर इस बार थोड़े बदलाव हैं, तो थोड़ा सा और ध्यान से टैक्स भरिए। और आपको मालूम है अब तो एआई का ज़माना है, तो आईटी विभाग की हर एक फ्रॉडुलेंट किसी भी तरीके के जो आप क्लेम करेंगे या कुछ करेंगे उस पर नज़र है। तो ऐसे किसी भी चीज़ से दूर रहिएगा और दूसरों को भी दूर रखिए। धन्यवाद करेंगे आपका सुनील जी भवन हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक, देखते रहिए जी बिज़नेस।